आज से 10 साल पहले के अदाकार, आज से 20 25 30 साल पहले के अदाकार, परफॉर्मेंस में हमारे यहाँ अ, बेहतरी और उरूज आया है या नहीं? यकीनन यकीनन परफॉर्मेंस हर दौर में कोई ना कोई लेवल रहा है। कई दफ़ा बहुत अच्छा लेवल होता था, कई जगह पाबंदियों की वजह से डाउन भी हुआ, लेकिन आजकल भी फनकार परफॉर्मेंस के लिहाज से इतने बुरे नहीं हैं। परफॉर्मेंस के लिहाज से उनकी परफॉर्मेंस बहुत ठीक होती है, जो अप्रिशिएटेबल है, लेकिन कभी कभी ग्रिप या उसमें वो इमेज नहीं रहता, स्टोरी का इमेज नहीं रहता। मेरा मकसद है स्टोरी का इमेज या कंटेंट जो होते हैं उसमें इतना इमेज नहीं, इतना प्रेशर नहीं होता कि लोग उससे कुछ सबक सीख सकें। अच्छा, ये तो आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें माशा। और क्या, यानी आपको कमी क्या नज़र आती है? कमी बेसिकली कुछ अदाकार बहुत ज़्यादा मैच्योर होते हैं, कुछ लोग फनकार कहलाते ज़रूर हैं लेकिन उनको मिसफिट किया जाता है। जो उनको करेक्टर की सिलेक्शन होती है उसमें शायद कहीं ना कहीं कमी होती है, जिस वजह से वो इमेज नहीं छोड़ते। अच्छा, आप बड़े मोहतात अंदाज से कमेंट कर रहे हैं और किसी का नाम बिल्कुल नहीं ले नहीं रहे नहीं, हैं। नाम तो नहीं तो लेना नाम चाहिए, लेना भी नहीं चाहिए, लेना भी नहीं चाहिए। और लेकिन यह है कि आप अगर और एलेबोरेट कर सकें अपनी बात को, तो शायद जिनका नाम नहीं भी लिया जा रहा, शायद उन तक ये बात पहुंच जाए। कंटेंट ठीक जा रहा है, स्क्रिप्ट ठीक जा रहा है। स्क्रिप्ट मुनासिब होते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो हमारे कल्चर या हमारे उसके मुख्तलिफ उससे मुख्तलिफ तो नहीं होती। ये सारा कुछ दुनिया में हमारे मुल्क में हो रहा होता है, हमारे माशरे में हो रहा होता है, जिसको पेश किया जाता है, लेकिन उसको सबक कोई नहीं पिछले दिनों तुर्की के ड्रामे बड़े मशहूर हुए, बल्कि आजकल भी अर्तुगरुल नाम का एक ड्रामा चल रहा है, बल्कि उससे पहले बहुत मशहूर हुए। तो मुझे तो बहुत अच्छे लगे वो ड्रामे। हाँ, लेकिन मैं माजरत खाऊँ, मैंने वो ड्रामे नहीं देखे। नहीं देखे? अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं देखे। मैं ज़्यादातर पाकिस्तानी अपने प्रोडक्शन जितनी भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैनल करते हैं उनको देखता हूँ, और कुछ पसंदीदा मेरे दोस्त हैं उसमें, उनके ड्रामे में ज़रूर, यानी मेरे, यानी बिल्कुल। ये हमारा एक प्रोग्राम ऐसे ही होता है घर में मियाँ बीवी का, कि हम जब आपका ड्रामा आता है तो हम ज़रूर देखते हैं और उस पर बहस भी करते हैं कि यहाँ ये ऐसे किया इन्होंने, देखें कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ ये इस तरह कर रहे हैं, ये देखें सही लग रहा है इसको। इनका करैक्टर स्पेशली ये जो आपका मोमेंट में करैक्टर है मस्जिद में बैठ के करने वाला, ये बहुत पसंद आया हमें। उसका गेटअप बहुत अच्छा, बहुत वो अच्छा कैरेक्टर बहुत प्यारा, उसके जुमले और मुकालमे बहुत अच्छे, बहुत लिखे अच्छे, हुए, बहुत अच्छे। माशाल्लाह। और आपका उस पर जो है ना सबक देने का अंदाज, वो बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा है। हाँ, वो ज़रा ये जितने भी अदाकार हैं उसमें वो एक मुख्तलिफ सा कैरेक्टर है उसमें। यस, बहुत अच्छा है। तो ये अल्लाह पाक ने करम किया। अच्छा चलें जी, ये बातें तो हो गई, कुछ अपने झंग के दिनों की बात बताएं ना कोई। झंग में बस कैसे आप मतलब वहाँ झंग में बड़े हुए और तालीम भी हासिल की, और उन दिनों की बचपन की कोई दोस्तियाँ, कोई नौजवानी की दोस्तियाँ, फिर ज़ाहिर है शादी हो गई और आप लाहौर आ गए। जी जी, मैं झंग में हमने एक आम से स्कूल में प्राइमरी किया, उसके बाद वहाँ का एक अच्छा स्कूल है गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल। उस वक्त वो प्राइवेट स्कूल था, बाद में गवर्नमेंट नेशनलाइज हो गया तो गवर्नमेंट का नाम लग गया उसके साथ। बहुत अच्छा स्कूल था, उसमें हमने मैट्रिक किया। फिर गवर्नमेंट कॉलेज झंग में हमने एफएससी की, एफए किया। मैंने साइंस नहीं पढ़ सका, मैं आर्ट्स का स्टूडेंट रहा हूँ हमेशा। तो वहाँ से फिर शौक़ हुआ ड्रामों का, जो चलता रहा और काफ़ी अरसा तक चलता रहा। 74 से लेके कोई 89-90 तक चला। अच्छा, उसके बाद 74 से 9? अच्छा अच्छा। तो उसके बाद फिर हम अपने झमेलों में पड़ गए, रोज़े मुआश, ज़रिया मुआश जो था वो उसमें लगे रहे। फिर मैं जापान गया ट्रेनिंग लेने के लिए एचआर की, वहाँ भी मैंने काफ़ी वक्त गुजारा। फिर कुछ अर्सा मैंने लंदन में गुजारा इसी ट्रेनिंग के सिलसिले में। फिर मैं वापस आ गया और यहाँ जॉब की, हेड एचआर के तौर पे काम करता रहा मुख्तलिफ कंपनियों में, प्राइवेट कंपनियों में। फिर मैं यूएई चला गया, वहाँ पे भी मैंने इसी तरीके से एक मैनेजर के लेवल पे मैंने जॉब की, लेकिन इसी एचआर में सारी जॉब्स थी मेरी। अच्छा, तो मुर्तज़ा भाई जापान कितना अर्सा रहे? जापान मेरा बहुत थोड़ा वक्त था, लेकिन अच्छा वक्त था, कुछ 4 साढ़े 4 माह था।
ये भी खासा वक्त था। हाँ। और इंग्लैंड कितना अर्सा रहे? इंग्लैंड तो 3 वीक्स था मेरा। 3 वीक्स। और ये अबू धाबी यूएई में तो आपने पूरी सारी स्टेट्स देखी? सारी स्टेट्स और देखी। गालिबन 6-7 साल 8 साल रहे? हाँ, मैं मुख्तलिफ दौर में अगर रैंडमली गिनूँ तो मैं 12-15 साल रहा हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, अब देखें ना, इंग्लैंड तो है यूरोप, या और जापान ईस्ट, फार ईस्ट कहें या ईस्ट कहें, क्या फार ईस्ट ही कह सकते हैं। या अच्छा, हम हैं साउथ ईस्ट एशिया, या और ये इतने बरस आपने गुजारे मिडिल ईस्ट में। मिडल ईस्ट में। अब जापान जो है वो बिल्कुल एक तरफ है ईस्ट में, बिल्कुल और इंग्लैंड यूरोप का नुमाइंदा मुल्क है। बिल्कुल। हम कहीं बीच में हैं, और मिडिल ईस्ट भी बीच में है। तो आप इन तीनों सोसाइटीज़ को आपने देखा, अगरचे जापान में चंद महीने रहे, इंग्लैंड में चंद महीने रहे, और यूएई में तो बहुत ज़्यादा अरसा गुजारा, लेकिन आपका इंटरेक्शन फॉरेनर्स से भी होता होगा, और आप डिफरेंट स्टेट, क्या हमारी सोसाइटी और दुनिया को जो आपने देखा, तो क्या नतीजा निकाला आपने? हमारी सोसाइटी क्या है, वो सोसाइटी क्या है, उन लोगों की तरक्की की और आगे बढ़ जाने की पीछे कौन सी चीज़ है, और हमारे पीछे रह जाने में कौन सी कोताही या कमज़ोरी है? कुछ आपने कभी कोई एनालिसिस की? जी बिल्कुल। उसमें जब आप जापान जाते हैं या लंदन जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं आप, या इवन यूएई में भी जब जाते हैं, तो ट्रैफिक का जब आप रूल्स देखते हैं ना, तो जब लाल इशारा होता है तो किसी की ज़रूरत नहीं होती कि वो आगे निकल जाए या लाइन क्रॉस कर जाए। मैं कहूँगा उस लफ्ज़ उसको मैं देता हूँ डिसिप्लिन्ड ट्रैफिक होती है वहाँ पे। लेकिन जो ही हम लाहौर या पाकिस्तान के किसी शहर में दाखिल होते हैं तो हमें कहीं डिसिप्लिन नज़र नहीं आ रहा होता। ये तो एक अपेरेंट नज़र आने वाली चीज़ है कि ये किसी मुल्क में आप जाएं तो पहली चीज़ जो नज़र आती वो है यही होती है, वो ट्रैफिक है। तो ये बताइए, मैं भी मतलब कुछ दुबई या इधर सऊदीया उम्रे के लिए भी जाना हुआ, जी जी। और वाकई वो ट्रैफिक रुक जाती है, और मुझे इर्द गिर्द कोई नज़र भी नहीं आ रहा होता कि कुछ शुरता या सिपाही खड़ा है, लेकिन अगर वो फ़र्ज़ करें थोड़ा सा लाइन को क्रॉस करे तो क्या होता है फिर? वो वहाँ पे ये बताया जाता है कि ये जो सिग्नल्स या लाइनें लगी हुई हैं ना, ये समझें कि ये पुलिस वाले खड़े हुए हैं, वो उन्हीं को obey नहीं, अगर वो कर जाए तो? वो क्योंकि वहाँ कैमरे लगे होते हैं तो फिर वो पकड़े जाते हैं, उनको फ़ाइन होता है। उसकी जो गलती की जितनी एक सख्ती या नरमी होती है उस हिसाब से उनको फ़ाइन हो जाता है। यहाँ क्यों नहीं हो सकता? यहाँ अब शुरू तो हुआ है, लेकिन उसमें भी कई जगहों पे कैमरे ख़राब होते हैं, कई जगहों पे ठीक होते हैं, कई जगहों पे वो पिक्चर ही ऐसे जगह पे लेते हैं आ रही होती है कैमरे की ख़राबी की वजह से, जो उसको सही नहीं पकड़ रहा है। नहीं, हम क्यों नहीं खुद ठीक होते? हाँ, खुद ठीक होने के लिए कोई विजनरी लीडर चाहिए हमें, जो कौम को बना सके, कौम को बिगाड़े नहीं। यहाँ जितने भी लीडर आते हैं ना, वो नारेबाजी में लगा के कौम को बिगाड़ते हैं। ये मेरा नज़रिया है, गलत भी हो सकता है। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। लेकिन विजनरी लीडर कोई नहीं आया। अब हमने तो खैर, मैं बचपन से अगर अब तक नज़र दौड़ाऊं तो अयूब खान से लेकर मेरी याददाश्त में तो अयूब खान है। जी बिल्कुल। और साथ चलते 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 इमरान खान तक पहुंच गए। तो बाज़ लोग अयूब खान की बहुत तारीफ़ करते हैं, बाज़ लोग भुट्टो साहब की बहुत तारीफ़ करते हैं, बाज़ लोग ज़ियाउल हक की बहुत तारीफ़ करते हैं। अच्छा, नवाज शरीफ और बेनज़ीर साहिबा के चाहने वाले भी बहुत हैं, और अब तो इमरान खान के भी मतलब चाहने वाले हैं। लेकिन मसला ये है कि कौम ठीक ही नहीं हो रही। मसला ये है कि जब ये सारे गालिबन उस विजन के मालिक नहीं हैं। वो विजन तो नहीं थे, वो विजन तो बिल्कुल नहीं है जो कौम को दुरुस्त करने वाली होती है ना, वो नहीं है। कि नारेबाजी लगाते हुए बिल भी फाड़ते हैं, आग भी लगाते हैं बिलों को, तो फिर कौन सीखेगा? ये उसके लिए तो बहुत सारा जज्बा चाहिए, कुर्बानी चाहिए। अगर नारेबाजी के बगैर भी वो अगर हो सकता है तो वो होना चाहिए। नारेबाजी भी हो लेकिन गलत ना हो। फिर चलें, ये तो हम नाजुक एरिया में गुफ्तगू को ले गए, इसको छोड़ देते हैं। तो आप कुछ झंग की बातें बता रहे थे। झंग एक बहुत साफ सुथरा और प्योर शहर है, जिसको है कि था
था तो सही, लेकिन अब क्योंकि मुझे काफ़ी थोड़ा सा दूर रहना पड़ रहा है लाहौर में ज़्यादा। झंग आखिरी मरतबा कब आखिरी मरतबा मैं 2019 में गया हूँ। अरे 3-4 साल हो गए। हाँ जी। नहीं गया? नहीं, मैं नवंबर 2019 में गया था, वहाँ भाइयों से मिला। वहाँ इवन उस दिन हम हेड थ्री मुँह पे स्पेशली गए बच्चों के साथ, वहाँ पे ताज़ा मछली पकड़ के खाई। तो एंजॉयमेंट तो वहाँ अभी भी है। हाँ। लेकिन वो शहर की पसमानदगी इस तरह है कि वहाँ के जितने भी लीडरान हैं वो वहाँ के लिए कुछ नहीं करते। सड़कें 2019 में जो थी इतनी टूटी हुई थी कि वो 2012-14 में तो फिर भी कुछ बेहतर थी, तो कोई तवज्जो नहीं देता उस शहर पे। लेकिन दिलों का साफ शहर है, दिलों का साफ है, प्योर कहूँगा, उसका इंग्लिश में लफ्ज़ प्योर का लफ्ज़ है। झंग कई हवालों से बड़ा अहम शहर है जी। मिसाल के तौर पर हीर का हीर के हवाले से। जी बिल्कुल। और बल्कि झंग के लोग तो अम्मा हीर, माई हीर कहते हैं और उसका बड़ा एहतराम मज़ार है और एहतराम करते हैं। उसका बड़ा एहतराम है। और मैंने तो ये भी सुना कि लोग कहते हैं कि ये जो हीर रांझा का किस्सा है, ये इस हीर का उससे कोई ताल्लुक ही नहीं। हाँ, वो एक वारिस शाह की तख्लीक है, कह लें कि एक शायर ने तखय्युल पेश किया है उसका, उनसे मुतल्लक नहीं। वो माई हीर थी, एक नेक औरत थी, और यही तो तासर अभी भी पाक झंग में है। अच्छा, उसके अलावा मैंने सुना है कि तारीख़ की किताबों में कि टीपू सुल्तान का वालिद हैदर अली जो था उसकी पैदाइश झंग की है। ये हो सकता है, इसमें मेरी इतनी तहकीक नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं। हाँ, अच्छा, फिर बाद में आ जाएं तो डॉक्टर अब्दुल सलाम जैसी शख्सियत जो नोबेल प्राइज़ लिया जिन्होंने, बिल्कुल, और मौलाना ताहिरुल कादरी साहब। हाँ, झंग के सपूत हैं। बिल्कुल। हाँ, पता नहीं सपूत हैं कि नहीं हैं नहीं, लेकिन झंग के हैं। मौलाना ताहिरुल कादरी साहब का छोटा भाई जो था वो मेरा क्लास फेलो था। हम दोनों गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज, गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल में स्टूडेंट थे। हाँ। लेकिन बदकिस्मती से उस बेचारे को, वो बहुत अच्छा बच्चा था, 8वीं जमात में हम थे तो उस वक़्त उसको कैंसर तशख़ीस हुआ और वो चंद हफ्तों में ही अल्लाह को प्यारा हो गया। तो ये डॉक्टर ताहिरुल कादरी लोकल ओरिजिनली झंग के इनके वालिद साहब का बड़ा एहतराम था। वो वहाँ पुरानी ईदगाह मस्जिद में खुतबा दिया करते थे, बच्चों को समझाने के लिए अलग से दर्स देते थे वो। इनके घर हमारा आना जाना था ताहिरुल कादरी साहब के झंग में, जावेद कादरी की वजह से, इसके छोटे भाई की वजह से। अच्छा जी। तो कुछ बातें बताएं ना ताहिरुल कादरी। ताहिर साहब तो उस वक़्त जब ये जावेद के पास हम जाया करते थे, उस वक़्त ये एमए के स्टूडेंट थे। एमए इस्लामियात पंजाब यूनिवर्सिटी से किया, तो घर में इनके जब खबर आई कि जी उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है, अच्छा। तो वहाँ मैं और वो जावेद और हमारे और दोस्त जो थे वो बैठे हुए थे, तो खूब हमने उसका जनाब अप्रिशिएट किया कि देखें जी हमारे झंग का बंदा गोल्ड मेडलिस्ट लिया है। और फिर जब हम कॉलेज में दाखिल हुए, जावेद साहब तो अल्लाह को प्यारे हो चुके थे, इनके भाई छोटे, जब गए तो ये हमारे गवर्नमेंट कॉलेज में पहली दफ़ा लेक्चररशिप के लिए आए थे। और शायद आपको याद हो भुट्टो के दौर में एनडीवीपी के तहत कुछ प्रोफेसर भर्ती किए गए थे। जी जी। नेशनल डेवलपमेंट वॉलंटियर प्रोग्राम में, तो उसमें इन्होंने ज्वाइन किया, लेकिन बहुत थोड़ा अर्सा 3-4 महीने रहे। उसके बाद इन्हें शायद लाहौर में कोई अच्छी ऑफ़र हो गई थी तो ये चले गए थे। तो ये तो यहाँ इत्तेफाक मस्जिद में भी रहे। जी, वो उसके बाद की बात है, ये उस वक़्त की बात है। और मैंने तो ये सुना है कि ये जो शरीफ फैमिली है और मियाँ शरीफ जो थे, जी जी, उन्होंने बड़े एहतराम और बड़ी इज्जत से इन्हें, जी हाँ, उनके अपनी मस्जिद में केयर की है। तो ये शादमान में के मुखालिफ हो गए। ये तो सियासत में तो पता नहीं क्या होता है नहीं होता, लेकिन मौलाना साहब एक अच्छे आदमी थे, उन्होंने इनको छोड़ा, या उसके उनके हालात देख के उन्हें छोड़ना पड़ा, वजह थी। उसके बाद ये शादमान मार्केट के सामने जो बड़ी मस्जिद है उसमें रहे इमाम जी, खुतबा देते रहे काफ़ी अर्सा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने जब मनहाजुल कुरान की बुनियाद रखी तो फिर तो अब आप जानते हैं कि बहुत अच्छी जगह पे उनकी यूनिवर्सिटी भी बनी हुई है और उनका एहतराम भी है। और वो यकीनन कुछ मुतनाज़ा शख्सियत तो वो होंगे, कुछ लोग उनको नहीं भी पसंद करते, लेकिन अक्सरियत पसंद करती है उन्हें।
लेकिन ये राज ही है कि हुआ क्या इनके बीच में। हाँ, उसमें मुझे इतना ना इन्होंने कभी खोला ना ना उन्होंने उन्होंने दोनों पार्टियां जो है ना खामोश हैं खामोश हैं इस मामले में। यस। और यही हाल इमरान और नवाज शरीफ का है। जी बिल्कुल। मतलब इमरान का तो यही लगता है कि वो खून का प्यासा है। हाँ, कोई अंदर की लेकिन कहानी ये ऐसी असली कहानी क्या है वो तो वो समझ बाहर नहीं नहीं आ रही, बाहर नहीं आ रही। लगता महसूस तो होता है कि मुझे अंदर महसूस होता है कोई अंदर की कि कहानी कोई है। अंदर की ऐसी कहानी है कि जो हमें नहीं पता, लगता तो और ऐसे ये लोग बताते भी नहीं। हाँ, वो अपनी इज्जत बचा लेते हैं ना चुप रह के, और वो दूसरे इंतकाम एक दूसरे से लेते रहते हैं। नहीं तो उसमें मतलब हम लोग पिस जाते हैं ना। यकीनन जब एक लीडर के साथ दूसरा लीडर ये कर रहा हो या तो फिर ये आवाम तो पिसती है, उसमें किसी न किसी तरीके से वो खराबियां पैदा होती हैं। बराबर से पता नहीं क्या पाकिस्तान। अच्छा मुर्तज़ा भाई बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब, आपके साथ गपशप रही मुर्तज़ा भाई के साथ। और मैं तो अक्सर फंस जाता हूँ वादा करके, यानी अक्सर मैंने जो अपने दोस्तों के साथ गपशप की है तो मैं एंड में वादा करता हूँ कि अच्छा जी मौका लगा तो इनके साथ गपशप को जारी रखेंगे। और मेरा कभी भी मौका नहीं आया कि उनके साथ दोबारा जारी रखूँ। लिहाजा अब तो मैंने वादा करने से और दावा करने से गुरेज कर लिया है, और मतलब मैं अब दावा कोई नहीं करता। जो अल्लाह की मंशा और मर्ज़ी हो, अल्लाह ताला इन्हें खुश रखे। आज इन्होंने खाना बड़ा गज़ब का खिलवाया, इन्होंने भी और हमारी बहन ने भी, और इनके घर आकर बहुत खुशी हुई, बहुत लंबे अरसे बाद मुलाकात हुई। तो अब आपसे भी इजाज़त, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, आखिरी बात जो मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि ये पहले भी कहा करें और एंड में भी कहा करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप जी। मेरा जो चैनल है तारिक जमील पराचा यूट्यूब पर, और इसको सब्सक्राइब करें, ये लाइक करें, और पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और बेल आइकन का बटन दबाएं। सबको चाहिए कि सबसे पहले वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।